आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी की वीज़ा रेशो पे। जब भी हम किसी नए कंट्री में मूव होने का सोचते हैं या कंट्रीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने लगते हैं तो वन ऑफ द फैक्टर जो हम देख रहे होते हैं वो होता है वीज़ा रेशो उस कंट्री का, कि हमारे मुल्क से कितने लोगों को वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है और कितने लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो जर्मनी के वीज़ा रेशो की परसेंटेज या इसकी स्टैटिस्टिक्स को हम थोड़ी देर में देखते हैं। अभी बस हम इतना जान लेते हैं कि जर्मनी की जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है वो काफ़ी हाई है। और इसकी जो बेसिकली ये वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो हाई होने की जो बेसिकली वो दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो जर्मनी का वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई होती हैं। मतलब अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है ब्लॉक अकाउंट की। 11,200 यूरो आपने जमा करवाने होते हैं विदाउट एनी रीज़न। मतलब विदाउट एनी रीज़न का मतलब कि ना वो आपने वो यूनिवर्सिटी को पैसे देने होते हैं, ना वो आपने जर्मनी को देने होते हैं, बस आपने जर्मनी के बैंक में जमा करवाने होते हैं और आपको बाद में वापस मिल जाते हैं। ये एक हाई रिक्वायरमेंट है। इसी तरह और भी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके जब आप जाते हो तो फिर वीज़ा जो आपको मिलने के चांसेस है वो मैक्सिमम होते हैं। और दूसरी चीज़ है लेट अपॉइंटमेंट्स। यस, वी ऑल हेट लेट अपॉइंटमेंट्स, लेकिन जर्मनी की हाई वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो होने में लेट अपॉइंटमेंट्स का भी एक किरदार है। मतलब जब आप इतना ज़्यादा वेट करने के बाद और फिर वो हाई रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जब आप जाते हो तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। अच्छा, अब इसमें जब भी आप कंट्रीज़ को कंपेयर करने लगें तो सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, बल्कि आपने वीज़ा रेशो को भी देखना है। मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट तो बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो काफ़ी ख़राब होती है। जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें तो आपको अपॉइंटमेंट तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन रिजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आजकल तो वैसे ही रिजेक्शन आ रहे हैं ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन। लेकिन जर्मनी के केस में हमें ऐसी रिजेक्शंस देखने को नहीं मिली और वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो स्टिल हाई है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो को मुतासिर करती हैं जर्मनी के केस में। अच्छा, सबसे पहले जो आपकी रीज़न ऑफ रिजेक्शन आती है वो तो होती है डाउट्स ऑन इंटेंशंस। मतलब आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उन्हें शक होता है कि आप उस काम के लिए नहीं जा रहे। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें अगर ये महसूस होता है कि आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, कहीं और काम करने के लिए, सेटल होने के लिए या स्लिप होने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपकी रिजेक्शन आती है। और रिजेक्शन क्लियरली लिखा होता है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं उन पे उन्हें डाउट है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने मेक श्योर करना है कि जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो वो ओरिजिनल पर्पज़ हो। अगर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ना किस लिए जा रहे हैं, कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, या 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो अगर आप ये वाली चीज़ें जस्टिफाई करते हैं तो फिर ये वाली रीज़न ऑफ रिजेक्शन नहीं आती आपके पास। इसके अलावा अगर आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली उस पर भी वीज़ा रेशो जितनी मर्जी अच्छी हो, आपके केस में वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर एम्बेसी ने वेरीफाई कर ली और वो फेक निकले तो ऑब्वियसली आप पे बैन कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरियस क्राइम है कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको फॉर्ज करें या उनको चेंज करें या फिर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करें। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि रिजेक्शन की तरफ लेके जाती है वो होती है पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। लेकिन जर्मनी का इंटरव्यू को मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ कि आपने अपने जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनको वहाँ जाके प्रूव करना होता है, रीजनिंग देनी होती है, उनको जस्टिफाई करना होता है। आप उन्हीं डॉक्यूमेंट से आपके क्वेश्चन कर रहे होते हैं या फिर थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन के कोर्स, फ्यूचर या इससे रिलेटेड क्या है। तो अगर आप इंटरव्यू में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर गुड सीन। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते या पैसे कहाँ से आए उसका भी आंसर नहीं कर पाते, या पढ़ने के लिए जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको भी नहीं कंसीडर करते, मतलब आप नहीं उसको जस्टिफाई कर पाते, तो पुअर परफॉर्मेंस मतलब अगर ओवरऑल हो तो ये भी एक रीज़न ऑफ रिजेक्शन बनती है। आवाज़ तो मुझे भी नहीं आ रही है, ऑडियो ख़राब हो गई। तो मैं बात कर रहा था नॉट रीज़न ऑफ रिजेक्शन की, कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि वीज़ा रेशो पे ज़्यादा असर उनका नहीं होता। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर आपका एडमिशन किसी हाई लेवल यूनिवर्सिटी में हो जाए तो समझा जाता है कि वीज़ा पक्का, लेकिन अगर लो लेवल में आ जाए तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जर्मनी के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे वीज़ा रेशो में यूनिवर्सिटी का किरदार तकरीबन नहीं है। हाई लेवल हो, रैंकिंग डजेंट मैटर। इसमें एक लिहाज से मैटर कर सकती है। देखें, एक स्टूडेंट का अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, एक्सपीरियंस उसका इंटरव्यू का अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो अपने कोर्स को भी अच्छे से जस्टिफाई कर पाएगा। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि किसी लो यूनिवर्सिटी का एडमिशन है तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जर्मनी के केस में। और दूसरा ये कि अगर किसी और कंट्री से आपके पास रिजेक्शन हो और आप फिर जर्मनी के लिए अप्लाई करें तो इस केस में भी वीज़ा रेशो पे असर नहीं होता। अच्छा, वैसे तो ये डिपेंड करेगा कि रीज़न ऑफ रिजेक्शन थी क्या जो दूसरी कंट्री से थी। अगर तो वो कॉमन सी थी, जेनेरिक रीज़न ऑफ रिजेक्शन थी, जिस तरह के पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है तो इस वजह से रिजेक्शन आ गई, तो इसका जर्मनी के प्रोसेस पे या जर्मनी के वीज़ा रेशो पे असर नहीं होता। तो लेकिन अगर हाँ स्पेसिफिक रीज़न थी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए और फिर वो रीज़न आपके पास रीज़न ऑफ रिजेक्शन आई और फिर आप जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर तो एम्बेसी ओबियसली गौर से देखेगी ना कि ये क्या सीन है पीछे, क्योंकि रीज़न ऑफ रिजेक्शन भी आपने देनी होती है। जब वो सारी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स और सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि कहीं से कोई रिजेक्शन वगैरह हो तो वो भी आपने एम्बेसी में सबमिट करनी होती है। तो चलो अब वापस चलते हैं।
अच्छा, हम परसेंटेज और स्टैटिस्टिक्स एक वेबसाइट से देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं अपनी राय दे दूं। तो मेरी राय के मुताबिक सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो विजिट वीज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स का केस देखा जाए तो स्टूडेंट्स के केस में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो है। मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस या मेरी राय के मुताबिक मोर देन 90% है, वुड से 95% इवन, यहाँ तक लोगों का जो है वो वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट होता है। लेकिन ऑब्वियसली आपने वो सारी रिक्वायरमेंट्स और वो सारे फैक्टर्स को मिलाने के बाद, मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपका ऑलमोस्ट 95%, देयर इज़ नो एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर केस। और अब वेबसाइट से देखते हैं। और हम आ गए स्क्रीन पे, इधर आए स्क्रीन पे तो ये देखें, ये वेबसाइट है statistics.schengenvisainfo.com। तो ये एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट वेबसाइट है जिसपे मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हैं, मुख्तलिफ ईयर्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2021 तक का मौजूद है, 2022 का अभी आया नहीं है, तो वी कैन गो फॉर 2021। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी इधर इंटेंडेड अपना सिटी, अपना कंट्री लिख सकते हैं और किस कंट्री से देखना चाह रहे हैं। हम पाकिस्तान से देखना चाह रहे हैं, और कौन सी एम्बेसी, हम कहते हैं कि दोनों का दिखा दो भाई, चलो भाई अब इसका ये दिखा देगा दोनों का। ये देखें, जर्मनी, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और ये देखें नंबर ऑफ़ वीज़ाज़, ये बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ जो हैं वो एप्लीकेशंस गई और उनमें से इतने लोगों को वीज़ा ग्रांटेड हुआ और इतने को वीज़ा नॉट इशूड। और ये देखें रिजेक्शन रेट जो है वो 22.96 है इस्लामाबाद एम्बेसी की केस में, और कराची एम्बेसी की केस में 11.42 है। तो वेल इसमें अगर आप ये देखें तो नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ये सिर्फ इस वेबसाइट में या स्टैटिस्टिक्स में ये मसला है कि आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का ये नहीं बताएगी कि किस कैटेगरी में। इसमें ये देखें तो ये सारी कैटेगरीज शामिल हैं। इसमें एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा भी है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है और लॉन्ग टर्म वीज़ा भी है, जिसमें तकरीबन सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद से इतनी एप्लीकेशन गई और ये रिजेक्शन रेट है और ये एक्सेप्टेंस रेट है। तो अक्सर जब मुझे किसी कंट्री का देखना होता है तो मैं ये वेबसाइट यूज़ कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, एंड आई होप इट वुड बी ट्रस्टेड एज वेल। तो इसी तरह आप किसी भी कंट्री का यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन EU कंट्री का। तो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। बाकी आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं अच्छे से, तो ये आपको ये 22% रिजेक्शन रेट या 11% रिजेक्शन रेट आपको ये अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ लेजिट है, तो ओके सीन है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट।